नमस्कार साथियों। मैं हिम्मत सेठ फिर आपके साथ आ गया हूँ कुछ बात करने। आज दोस्तों सब सबसे पहले तो आपके साथ कश्मीर की बात करेंगे। आज कश्मीर के पहले चरण के चुनाव संपन्न हो गए और अच्छी वोटिंग हुई। दूसरी बात करेंगे एक देश एक चुनाव न, उसकी भी बात करेंगे। और एक जो बुलडोजर चला के सब मकान गिरा रहे हैं जो आरोपियों के ऊपर खासतौर से, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम फैसला दिया था। आज कुछ लोगों ने और याचिकाएं लगाई है, उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, और हिडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी की जो संबंध है, दरअसल हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उसकी वजह से जो परेशानियां हो रही है उसके ऊपर कुछ बात। तो दोस्तों, सबसे पहले बातचीत शुरू करें उसके पहले ये अपील, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और बेल आइकन मतलब सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, फ्री टू एयर, कोई इसके पैसे खर्च नहीं होते। फायदा ये है कि आप जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। अब ये है कि अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात शुरू करते हैं, आज कश्मीर में चुनाव हुए। पहले चरण के चुनाव संपन्न हो गए। अब दो चरण के चुनाव और हैं, 25 तारीख को और 1 तारीख को। और हरियाणा में तो एक ही चरण में चुनाव होने हैं और वो 5 तारीख को होंगे, पहले 1 तारीख को होने वाले थे। चुनाव आयोग ने भाजपा की सुविधा को देखते हुए उसको 5 तारीख को कर दिया। आज 5 बजे तक बहुत बम्पर वोटिंग हुई। 58% वोटिंग करीब हुई है। जम्मू कश्मीर में 24 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हुए और सबसे ज्यादा वोटिंग हुई 77% किश्तवाड़ और सबसे कम हुई 43% पुलवामा। जो सबसे कम हुई और जो सबसे ज्यादा हुई, दोनों ही रिकॉर्ड हैं। पुलवामा का तो खैर कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि पहले जो चुनाव होते थे उसमें कुल 25%, 30%, 40% तक ही चुनाव होते थे। मतलब वोट डालने निकलते ही नहीं थे, क्योंकि आ, लोगों को मतलब बंद वोट का बहिष्कार, चुनाव के बहिष्कार के स्लोगन चलते थे। और उसके अलगाववादी जो है वहाँ चुनाव होने नहीं देना चाहते थे, फिर भी होते थे। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं है। अलगाववादी जो बड़ा ग्रुप था, जमायते इस्लामी, वो भी चुनाव में भाग ले रहा है। हालांकि वो पार्टी तो प्रतिबंधित है, लेकिन उसके कैंडिडेट, उसके सदस्य जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और वहाँ जो इंजीनियर राशिद ने जो पार्टी बनाई है, और वो अभी बारामूला से सांसद जीत के आए हैं और उनकी जमानत हुई है। वो जेल में थे जब जीते थे, अभी उनकी जमानत हो गई है। तो वो और ये
जमात वाले, ये दोनों मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं क्योंकि उनको भी अभी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, खाली रजिस्टर्ड पार्टी है। तो ये चुनाव के अंदर क्या खेल करेंगे ये देखने वाली बात है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ी रही है, महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ी रही है। महबूबा मुफ्ती की बेटी के भी आज चुनाव हो गया है वहां पे भी। शेल्तिया मुफ्ती, शेलिजा शेलजा मुफ्ती के चुनाव क्षेत्र में भी आज चुनाव हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, ये तो आपको पता ही है। और दूसरी खबर पर आते हैं। आ, बुलडोजर के गलत उपयोग पर कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की और उन्होंने ये कहा कि ये एक तरह से कानून को ही ध्वस्त कर देगा अगर ये नहीं हो पाता। तो और आज फिर मतलब कल फिर से उन्होंने ये भी कहा कि अभी बिल्कुल हमारे स्वीकृति के बिना मतलब कोई भी मकान या कोई भी संपत्ति बुलडोज नहीं की जाए, जब तक कि हमारी स्वीकृति मतलब कोर्ट की स्वीकृति ना हो। इसके ऊपर आज कुछ लोगों ने मतलब मिल करके एक याचिका दायर की है और उसमें ये मांग की है कि जिन मकानों को इलीगली ध्वस्त किया है, जिनका कोई आधार नहीं है ध्वस्त करने का, उनका एक तो उनको मुआवजा दिया जाए, पूरा मुआवजा दिया जाए उनको जितना नुकसान हुआ है उसका। और दूसरा जो है वो सार्वजनिक किया जाए कि ये मकान इस वजह से गिराया जा रहा है, उसके कारण भी सार्वजनिक किए जाए। और यहाँ तक है कि भाई गलत जिन अधिकारियों ने गलत निर्णय लेकर के या अपनी मनमर्जी से निर्णय लेकर के जो मकान गिराने का काम किया है या बुलडोजर चलाने का काम किया है, उन लोगों से वो मुआवजे की राशि वसूल की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्योंकि अधिकारियों का मतलब काम न्याय करना नहीं है, उनको न्यायालय से जो आदेश आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम है, उन्हें लागू करने का काम है। तो लेकिन अधिकारी लोग जो है अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और याचिका में ये भी मांग की गई कि अ, जिला स्तर पे, जिले में या जिला जिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की बिना स्वीकृति के कोई भी मकान या संपत्ति बुलडोज नहीं की जाए। ये एक सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस तरह का आदेश दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने तरीके से बुलडोजर से एक्शन को कानून के विरुद्ध माना और अंतरिम आदेश देकर उसे 1 तारीख तक मतलब अगले सुनवाई तक रोक दिया। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को रखी गई है। और ये बिल्कुल गलत है कि आप किसी के ऊपर किसी दोष आरोप आरोप लगा करके और उसका मकान गिरा दो। और अगर वो दोषी साबित भी हो जाता है तब भी अगर कोर्ट ये आदेश नहीं देती है तो आपको मकान गिराने की कोई अनुमति नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था कल। आपको मालूम ही है कि आरुषि सिंह ने जो है सरकार बनाने का दावा पेश किया है और वो अब 21 तारीख को शपथ लेगी। और इसी बीच
कौन कौन मंत्री बनेगा और कोई उप मुख्यमंत्री भी बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब अब देखा जाएगा। और अधिक से अधिक ये 5 महीने चलने वाली सरकार है, क्योंकि फरवरी में तो चुनाव हो ही जाएंगे। तो उसके पहले भी चुनाव हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल तो मांग की है कि नवंबर में चुनाव कराया जाए, लेकिन मांग करने से तो चुनाव आयोग माने नहीं माने कोई बात नहीं है। हाँ, अगर विधानसभा भंग करके और चुनाव आयोग को ये कहा जाए कि भाई नवंबर में चुनाव कराओ, तब हो सकता है कि वो नवंबर में चुनाव कराए। और झारखंड में रांची के पास मतलब एक रेल दुर्घटना हुई है। रेल दुर्घटना मतलब यार्ड में ही जो है इंजन जो है पटरी से उतर गया। उसमें कोई डिब्बे जुड़े हुए नहीं थे और कोई हताहत भी नहीं हुआ, किसी के लगी भी नहीं। लेकिन रेलवे में पता नहीं क्या हो रहा है कि पिछले 2-3 सालों से लगातार कई घटनाएं दुर्घटनाएं होती जा रही है। और ये भी एक दुर्घटना ही है, मतलब ठीक है कि किसी के नहीं लगा, और अगर लग गया तो मतलब कोई होता और मर जाता तो क्या करो। तो ये एक बड़ी समस्या है रेलवे के साथ। रेलवे, मुझे लगता है कि अश्विनी वैष्णव से रेलवे विभाग संभल नहीं रहा है, तो सरकार को उनको बदलने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के हुड्डा पर आरोप लगाए हैं कि हुड्डा एंड कंपनी जो है अग्निवीर पर झूठ फैला रही है। और भी कई आरोप लगाए। तो खैर, चुनाव है, चुनाव में तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन अग्निवीर का जो मामला है, उसमें तो संसद में भी ये अग्निवीर का मामला उठा था, और राहुल गांधी ने जब बात उठाई थी तो रक्षा मंत्री स्वयं राजनाथ सिंह बीच में इंटरप्ट किया राहुल गांधी को, और कहा कि आप गलत सूचनाएं न दें, और हमने जो है उस अग्निवीर की जिनकी मृत्यु हुई थी उनको शहीद का दर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। फिर उसका खंडन आया और कहा कि भाई वो जो 1 करोड़ रुपया दिया था, वो मतलब एक तरह से झूठ बोला गया था। सुरक्षा मंत्री ने संसद में सबके सामने झूठ बोला कि हमने 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया है, जबकि वो 1 करोड़ रुपया, लगभग 1 करोड़ रुपया था, और 1 करोड़ पूरा नहीं था वो भी। उसमें 50,000, 50 लाख या 42 लाख तो इंश्योरेंस के थे। तो इंश्योरेंस का पैसा तो खुद का ही पैसा होता है एक तरह से, जो आप पॉलिसी लेते हो उसके एवज में मिलता है वो डेथ होने पे। और तो ये कैसे कह सकते हो कि आपने मुआवजा दिया? तो मुआवजे में कुछ नहीं दिया है वो। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक बात कही थी, और सुरक्षा मंत्री ने जो इंटरप्ट किया था वो झूठ था। अब शाह साहब फिर उस बात को उठा रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीब सी हरकत है। मतलब जिन चीजों को आपने कंफर्म करके और कह दिया हाँ भी झूठ है, उसको फिर से उठाना और या उसके ऊपर बात करना। और गृह मंत्री जैसे पद पर बैठे हुए, खैर वो तो झूठ के पुलिंदे ही है। प्रधानमंत्री को ही झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है, तो शायद ये तो शाह साहब हैं। लेकिन एक बात इससे पता लगती है कि अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को भी रैलियों में लोगों को बरगलाने के लिए और भ्रमित करने के लिए किस तरह से झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। मतलब इतनी स्थितियां खराब है भाजपा की कि वो मतलब कुछ भी सच बोलने से घबराते हैं, डरते हैं।
अब एक मुद्दा ये, एक देश एक चुनाव का बहुत तेजी से उठ रहा है, और उठ इसलिए रहा है कि जो रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति ने दी, उसको कल नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने उस पर मुहर लगा दी। लेकिन सवाल ये है कि ये चुनाव आयोग और सरकार जब दो राष्ट्रों के, तीन राष्ट्रों के, चार राष्ट्रों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती है, प्रदेशों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती है, तो पूरे देश के चुनाव एक साथ कैसे करवाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी जैसे महाराष्ट्र का और हरियाणा का चुनाव एक साथ होना था, कश्मीर का चुनाव तो होना ही था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश था कि 1 अक्टूबर के पहले पहले कराए जाएं। और झारखंड में भी 2 महीने बाद नवंबर में झारखंड में भी चुनाव होने हैं, और फरवरी में, मतलब 2025 फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने। तो ये चारों पांचों चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा सकते थे? अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन की रट लगानी है या नारा ढोल पीटना है, तो आप दिखाते ना करके कि भाई हमने देखो 5 राज्यों के चुनाव एक साथ करवा दिए। आप फिर एक साथ होने वाले चुनाव को अलग अलग क्यों करवा रहे हैं? सवाल ये है कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ होना था, फिर उनको अलग अलग क्यों करवा रहे हैं? तो ये मतलब पता नहीं क्यों, एक तरफ जो प्रैक्टिकल बात है वो अलग तरह की है, और भाषण और जो परसेप्शन बनाया जा रहा है वो अलग तरह का बनाया जा रहा है। तो ये मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए। और अभी तो महाराष्ट्र के चुनाव के लिए तो चुनाव आयोग ने स्वयं कहा कि भाई वहाँ छुट्टियां बहुत है और अभी हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम दोनों चुनाव एक साथ, तीनों चुनाव एक साथ करा सके तीनों प्रदेशों के, इसलिए हम महाराष्ट्र के चुनाव बाद में कराएंगे और अभी हरियाणा के और कश्मीर के करा रहे हैं। तब फिर ये क्या जरूरत है कि भाई आप एक एक देश एक चुनाव का ढोल पीटें? लोगों को यूं ही भ्रमित रखने में क्या? और अगर आपको एक साथ कराने भी हैं तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान संशोधन में 2-3 संशोधन संविधान में करने पड़ेंगे जब आप ये एक वोट एक चुनाव, एक देश एक चुनाव करवा सकेंगे। और उसमें भी आ, मुश्किल, बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके घटक दल भी आप जैसे कह रहे हो वैसा ही माने, और वो नायडू और नीतीश और चिराग, खासतौर से ये तीनों लोग आपकी बात को मान लें। और फिर रेड्डी और पटनायक, ये तो आपके साथ है भी नहीं, और राज्यसभा में इनके काफी मेंबर हैं, और शायद 9 मेंबर तो राज्यसभा में उड़ीसा के हैं और 11 इनके हैं, रेड्डी के, आंध्र प्रदेश के। तो आपका बहुमत ही नहीं बनेगा अगर आपने बात करेंगे तो आपका कैसे संविधान संशोधन आप करवा पाएंगे? खैर, ये तो अब हेडेक है मोदी जी का कि वो कैसे इसको पार पाते हैं। और वैसे अकेले नायडू ही अगर राज्यसभा में बिदक जाए तो शायद बिल पास नहीं हो सकता, संशोधन तो पास नहीं हो सकता। इसके बाद एक खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में आप तो जानते ही हैं सब लोग कि पाकिस्तान में सेना ही सुप्रीम है। सेना, वहां पर लोकतंत्र तो है, चुनाव भी हुए, लेकिन सेना के बिना वहां पर कुछ भी होना संभव नहीं है। लेकिन वहां के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज हुसैन शरीफ,
वो अपनी तानाशाही लगा करके पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर एक कोर्ट और बनाना चाहते हैं। और वो बनाना चाहते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसके जो जजेज हैं वो खुद शरीफ साहब खुद तय करेंगे। तो ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोर्ट का मतलब तो ये हुआ कि सब चीजें उनके अंडर में आ गई। लेकिन वहां पर सेना को अपने पक्ष में करना पड़ेगा। अगर सेना उसके अंदर साथ नहीं होगी तो शायद ये उनको ये अवसर नहीं मिले। और अभी भी जब क्योंकि वहाँ सेना ही मुख्य है, इमरान खान और सेना के नहीं पटी तो इमरान खान को हटवा दिया। और इमरान खान ने वहाँ आंदोलन किया तो उसको जेल में भिजवा दिया और वहाँ के लोगों को जो है बड़ी हालत खराब हुई। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें भी इमरान खान की पार्टी के उसको बैन कर दिया था पार्टी को तो, लेकिन उसके जो कैंडिडेट थे वो काफी संख्या में चुन के आए। लेकिन फिर भी सेना ने उनको नहीं माना और वो शहबाज शरीफ को जो है उन्होंने प्रधानमंत्री बनवा दिया। तो वहाँ सेना के बिना कोई वहाँ मतलब नाम का ही है ये लोकतंत्र तो, बाकी सेना ही सब कुछ है। तो सेना अभी भी कोशिश कर रही है कि इमरान खान से समझौता हो जाए, लेकिन इमरान खान है कि अड़े हुए हैं, वो समझौता करना ही नहीं चाहते हैं। अब थोड़ी सी बात हिडनबर्ग की। अडानी पर आपको मालूम होगा पिछले साल एक साल पहले लगभग हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ये कहा था कि अडानी जो है अपने शेयर की वैल्यू बढ़ा बढ़ा करके और उससे मुनाफा कमा रहा है। एक्चुअल वैल्यू नहीं है वो, लेकिन वो बढ़ाता है वैल्यू। उनके आउटसोर्स हैं बाहर अफ्रीका में और कुछ देशों में उनके ब्रदर वहां बैठे हुए हैं। वो जो है यहाँ से वो पैसा भेजते हैं, वो वहां से वापस उसको रिटर्न करके और शेयर खरीदते हैं। और फिर इस तरह से वो पैसा उसकी वैल्यू बढ़ रही है, शेयर की वैल्यू बढ़ती है। और वो एक्चुअल जो है वैल्यू बहुत कम है शेयर्स की। और उस समय जब ये आरोप लगाया था तो अडानी के शेयर वास्तव में 70 75 80% तक गिर गए थे। तो वो उस समय तो खैर अडानी ने अपना मैनेज कर लिया और एक जांच वांच बिठा दी सुप्रीम कोर्ट ने। और उसमें अब क्या हुआ है कि वो जांच भी फ्लॉप हो गई और सारी चीजें नॉर्मल सी आ गई थी एक तरह से। तो हिडनबर्ग ने एक नई रिपोर्ट अभी और दी थी, उसके बाद सेकंड रिपोर्ट दी थी। और अभी उन्होंने स्विच बैंक के जो हवाले से एक न्यूज दी है कि वहां पर मतलब अडानी के ऊपर कुछ लोन वोन का लिया हुआ है और उसके कुछ मामले हैं, उसकी वजह से काफी गड़बड़ है। और ये माधवी चुग जो चुग माधवी माधवीपुरी चुग जो है बुच, ये सेबी की अध्यक्ष है। इसके ऊपर भी काफी आरोप लगे कि इनका इंटरेस्ट है इस अडानी ग्रुप में। इनके खुद के काफी शेयर लगे हुए हैं और इस वजह से जो है ये सही जांच नहीं हो रही है। अभी और कुछ केसेस सामने और आरोप सामने आए हैं, लेकिन ये सब बातें तो खैर हो ही रही है। लेकिन एक नई बात जो हुई है वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। और वो है कि अफ्रीका में एक देश है कीनिया। और कीनिया अच्छा देश है, मतलब रिच कंट्री है, मतलब अफ्रीका के हिसाब से रिच कंट्री है। वैसे तो सब अफ्रीका में वैसे ही हैं, लेकिन और वहां पर बिजनेस थोड़ा ठीक है और खास तौर से टूरिज्म बहुत अच्छा है। तो अभी भी टूरिज्म अच्छा है, तो वहाँ की सरकार ने टूरिज्म को और बढ़ाने के लिए वहाँ के जो एरोड्रम्स हैं उनका विस्तार करने की बात सोची कही।
और उसके लिए मतलब अ, अपने गौतम अडानी जो है वहाँ पहुंचे, उनके फिर नुमाइंदे पहुंचे होंगे या वो खुद पहुंचे होंगे, और वहाँ की सरकार की अथॉरिटी से बात की कि ये जो आप विस्तार करना चाहते हैं एरोड्रम्स का, वो हम करने को तैयार हैं। और हमारा जो है एक्सपीरियंस है, हमने दिल्ली मतलब भारत में कई एरोड्रम्स को हमने अपने अंदर ले रखा है, और हम उनका मेंटेनेंस भी करते हैं, उनका डेवलपमेंट भी किया है, मेंटेनेंस भी करते हैं। और हम आपके यहाँ पे भी डेवलपमेंट भी करेंगे, मेंटेनेंस भी करेंगे, और हम उसके ऊपर निवेश भी करेंगे। तो बात बन गई, उनकी कुछ शर्तें होगी जो आपस में बातचीत हो रही थी। होते होते ही वहां की जनता ने हिडनबर्ग के खिलाफ, मतलब हिडनबर्ग की रिपोर्ट्स और ये सब उनको शायद किसी को मालूम होगा या किसी ने फीड किया होगा, तो गौतम अडानी के खिलाफ वहां पर बहुत बड़ा माहौल बन गया और इसका विरोध होने लगा। बोला ये तो एक फ्रॉड कंपनी है, इस तरह से शेयर्स के पैसे बढ़ाती है और ये है वो है, और इस तरह से हम इसको यहाँ काम नहीं करें। तो कहने का मतलब ये है कि अब मतलब भारत में तो थोड़ी मुश्किलें हो भी रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार उसको किसी तरह से मैनेज कर रही थी, और अडानी को ज्यादा आंच नहीं आ रही। लेकिन अब आप क्या करोगे जब वो विदेश में उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया और काम रुकवा दिया? तो अडानी जी बुरे फंसे, ये स्थिति लग रही है केनिया में। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, काफी लंबा हो गया है वीडियो। और फिर एक बार आपसे अपील कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और मैसेज कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।